हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के अंडर में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मींस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। ये दोनों केसेस पे क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको कंप्लाई करना पड़ता है हर एक इश्यूअर को जो आईपीओ लाती है या एफपीओ लाती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो अगर हम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है। एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक आईपीओ। रेगुलेशन 5 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बताता है कि कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है आईपीओ करने के लिए। देखिए, अभी ये जो रेगुलेशन 2018 का है, इससे पहले रेगुलेशन था 2009 का। 2009 के बाद 2018 का रेगुलेशन आया है, तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये 2018 के रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है आईपीओ लाने के लिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल है आईपीओ लाने के लिए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये बोलता है कि इफ इश्यूअर मींस जो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है वो, एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर, इस इश्यूअर के कोई भी प्रोमोटर या उनके पूरा प्रोमोटर ग्रुप या सेलिंग शेयर होल्डर्स। कौन कौन? सबसे पहला इश्यूअर, सेकंड उसके कोई भी एक प्रोमोटर, थर्ड उनका प्रोमोटर ग्रुप एंड फोर्थ उनका सेलिंग शेयर होल्डर्स। सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये एक नया कॉन्सेप्ट है, सेलिंग शेयर होल्डर्स। देखिए, जब भी आईपीओ आता है, आईपीओ या एफपीओ जो भी ले लीजिए आप, उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक राइट रहता है कि वो अपना एग्जिस्टिंग शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, पब्लिक को सेल कर सकते हैं बेसिकली। तो इसलिए उनका नाम आता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं सेलिंग शेयर होल्डर्स। वो अपना शेयर्स को थ्रू एन आईपीओ पब्लिक को सेल कर रहे हैं, या तो इश्यूअर, प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप या सेलिंग शेयर होल्डर। जिस समय अगर सेलिंग शेयर होल्डर सेल कर रहा है उस समय ही देखा जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर का, आर डिबार्ड फ्रॉम एसेसिंग कैपिटल मार्केट बाय सेबी। ये इंपॉर्टेंट है, डिबार्ड फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी मीन्स ये जो हम ऊपर चार लोगों को देखे ना, पहले इश्यूअर, प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स, ये चार लोग डिबार्ड हैं। किस चीज से डिबार्ड है? डिबार्ड मीन्स रोके गए हैं, प्रोहिबिटेड है। किस चीज से प्रोहिबिटेड है? फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। सेबी ने क्या बोला है कि हम आपको डिबार्ड कर दे रहे हैं, हम आपको प्रोहिबिट कर दे रहे हैं, हम आपको रोक दे रहे हैं कैपिटल मार्केट में आने के लिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, शेयर बेचने के लिए, कैपिटल मार्केट में बेसिकली आने के लिए, एसेस करने के लिए हम आपको रोक दे रहे हैं। अगर ऐसा है केस तो वो इश्यूअर आईपीओ नहीं ला सकता। मान लो इश्यूअर डिबार्ड नहीं है बट उसके प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप डिबार्ड है। इश्यूअर है मान लीजिए ए लिमिटेड, ये डिबार्ड नहीं है, ये पूरा पक्का है, ये सच्चा है, बट इसके जो प्रोमोटर हैं वो डिबार्ड हो गए हैं, तो ए लिमिटेड को रोक दिया जाएगा आईपीओ लाने के लिए। बोला जाएगा कि आपके जो प्रोमोटर्स हैं वो डिबार्ड हैं, वो कुछ गलत काम किए हैं और सेबी ने उसको रोक दिया है, इस वजह से आप भी इनएलिजिबल हो जाते हैं आईपीओ लाने के लिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? इफ एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर, इश्यूअर कौन है? ए लिमिटेड। इश्यूअर के कोई भी प्रोमोटर या कोई भी डायरेक्टर इज प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी which is debarred from assessing the capital market। देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसमें प्रोमोटर है कोई, डायरेक्टर है कोई। सेम प्रोमोटर एंड डायरेक्टर बी लिमिटेड बोल के कंपनी है,
प्रोमोटर उसके एंड डायरेक्टर उसके दोनों सेम है। ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसके प्रोमोटर, और बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके प्रोमोटर, ये दोनों के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर एंड डायरेक्टर दोनों कंपनी में सेम है। कंपनी अलग अलग है, ए लिमिटेड अलग है, बी लिमिटेड अलग है, बट दोनों के जो प्रोमोटर हैं और डायरेक्टर हैं वो सेम है। एंड हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बी लिमिटेड है ना, ये बी लिमिटेड डिबार्ड है। कौन डिबार्ड किया है? डिबार्ड बाय सेबी टू एसेस कैपिटल मार्केट। जैसे फर्स्ट केस में क्या किया गया था? ए लिमिटेड को डिवाइड कर दिया गया था। इस केस में क्या गया है? बी लिमिटेड को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो ए लिमिटेड है ना, ये जो ए लिमिटेड है ना, ये ए लिमिटेड भी डिबार्ड हो, इनएलिजिबल हो जाएगी। क्यों इनएलिजिबल हो जाएगी? क्योंकि बी लिमिटेड जो डिबार्ड है उसके प्रोमोटर और उसके डायरेक्टर्स सेम है ए लिमिटेड में भी। तो यहां से भी ये बोल रहा है, ये एक्ट ये बोल रहा है कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। ए लिमिटेड को ये बोल रहा है आप गलत नहीं हो, आप सही हो, यू आर राइट, यू आर राइट। बट आपके जो प्रोमोटर और डायरेक्टर हैं वो किसी और कंपनी में भी प्रोमोटर और डायरेक्टर हैं, एंड वो कंपनी में, फॉर एग्जांपल यहाँ जो बी लिमिटेड है, ये कंपनी में कुछ गलत काम किए हैं और सेबी ने उसको, बी लिमिटेड को डिवाइड कर दिया गया है। तो हम इसलिए आपको भी इनएलिजिबल बना दे रहे हैं आईपीओ लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके तो प्रोमोटर सेम है, डायरेक्टर सेम है, इंसान तो सेम है ना आपके अंदर, आपके कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग सेम है। इस वजह से हम आपको भी रोक दे रहे हैं। अगर आप प्रोमोटर एंड डायरेक्टर्स को चेंज कर दे रहे हो तो हम आपको आईपीओ लाने देंगे, लेकिन अगर आपके प्रोमोटर एंड डायरेक्टर सेम रहेंगे तो हम आपको आईपीओ लाने नहीं देंगे। सिंपल है। मैं एक और बार बता रहा हूँ, ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसके प्रोमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, बी लिमिटेड में भी प्रोमोटर एंड डायरेक्टर है, एंड बी लिमिटेड जो है वो डिवाइड कर दी गई है बाय सेबी टू एसेस कैपिटल मार्केट। इस केस में ए लिमिटेड भी इनएलिजिबल हो जाएगा आईपीओ लाने के लिए। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। अब हम फिर से इसको पढ़ते हैं, नोट्स को देखिए। इफ एनी प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ इश्यूअर, इश्यूअर कौन था यहाँ पर? ए लिमिटेड, इज ए प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी, कोई और कंपनी में भी वो प्रोमोटर और डायरेक्टर है, व्हिच इज डिबार्ड फ्रॉम एसेसिंग द कैपिटल मार्केट। मीन्स यहाँ पर ये अदर कंपनी जो है, यहाँ पर ये बात हो रहा है बी लिमिटेड का, यहाँ पर इश्यूअर का बात हो रहा है ए लिमिटेड का। मीन्स अगर बी लिमिटेड डिबार्ड है और दोनों के प्रोमोटर एंड डायरेक्टर सेम है तो ए लिमिटेड को भी रोक दिया जाएगा आईपीओ लाने के लिए। ठीक है। सी नंबर पॉइंट है, इफ इश्यूअर और एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर और डायरेक्टर, या तो इश्यूअर या एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर या डायरेक्टर इज विलफुल डिफॉल्टर, वो कुछ जानबूझ के कुछ डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट मीन्स किसी का पेमेंट रोक दिया है, किसी का उधारी, मान लीजिए क्रेडिटर से सामान लिया था या क्रेडिटर से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था, एंड उनको देने के लिए मना कर रहा है, विलफुली मना कर रहा है। उसका कैपेसिटी है वो रीपे करने का लोन, बट वो बोल रहा है कि नहीं मैं रीपे नहीं करूंगा, उसको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ के ये किया जा रहा है। अगर वो बैंकरप्ट हो गया है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो वो डिफरेंट रीजंस होता है, वो एक विलफुल रीजन नहीं होता, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। बट अगर वो अपनी इच्छा से करता है, उसके पास पैसा है फिर भी वो देने के लिए मना करता है, उस केस में इश्यूअर को रोक दिया जाएगा आईपीओ लाने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये सोचा जा रहा है कि अगर आप किसी और का पैसा खा के बैठे हो और कल को आईपीओ करने जा रहे हो तो आप पब्लिक का भी पैसा जरूर ही जरूर खाओगे, आप पब्लिक का पैसा भी स्कैम करोगे, ये बोला जा रहा है। आप जो भी डिफॉल्ट है वो रीपे कर दो,
डिफॉल्ट क्लियर कर दो, देन हम आपको अलाउ करेंगे आईपीओ लाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। फोर्थ नंबर क्या बोलता है, इफ प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ इश्योर इज फ्यूजिटिव ऑफेंडर। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक एक्ट है 2018 में वो एक्ट आया था, फ्यूजिटिव ऑफेंडर, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बोला जाता है उसको, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 में एक एक्ट आया था। वो किस चीज को रेगुलेट करता था, ये एक्ट करता है, ये एक्ट फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो होते हैं ना उनको रेगुलेट करता है। फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स कौन होते हैं, वो ऑफेंडर्स जो कि इंडिया में कुछ ऑफेंस करे रहते हैं एंड वो इंडिया छोड़ के आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं एंड दे डिनाई कि हम इंडिया वापस नहीं आएंगे, उसको बोलते हैं फ्यूजिटिव ऑफेंडर। तो अगर प्रोमोटर या डायरेक्टर्स या इश्यूअर के कोई भी प्रोमोटर या डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा आईपीओ लाने के लिए। सिंपल है, ये क्लियर है कि अगर आपका प्रोमोटर ही गलत आदमी है तो पब्लिक आप पे कैसे भरोसा करेगी और अपना पैसा कैसे दे सकती है। तो देखिए ये जो सब कंडीशंस है ना, हमने 4 कंडीशन देखा, बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये, मीन्स क्लियर है कि एक्ट नहीं चाहता कि कोई भी गलत आदमी पब्लिक के पास जाए और उनका पैसा लेके आए, रिस्क नहीं लिया जा सकता आज के डेट में, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं, अगर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, देखिए कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं वो देखिए। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो होते हैं जो कि आज वो सिक्योरिटी है एंड कल को फ्यूचर डेट में वो जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आज टुडे सिक्योरिटीज है, फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इश्यू किया गया है तब वो सिक्योरिटी है और फ्यूचर में वो कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर्स, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। नाम से पता चला है हम उसको कन्वर्ट करने वाले हैं फ्यूचर में। तो अगर कुछ ऐसा कन्वर्ट करने का प्रोसेस आउटस्टैंडिंग है, मींस आप सिक्योरिटीज है आपके हाथ में, फ्यूचर में वो इक्विटी शेयर बनने वाला है, तो अभी वो पेंडिंग है, अभी के डेट में वो इक्विटी शेयर नहीं बना है, फ्यूचर के डेट में बनने वाला है। तो यहाँ पर एक्ट ये बोलता है कि आप सबसे पहले जो अपना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको पहले इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे आईपीओ लाने के लिए। जब तक आप वो कन्वर्ट नहीं कर देते हम आपको आईपीओ के लिए अलाउ नहीं करेंगे, सिंपल। अब आगे कुछ एक्सेप्शन दिए हैं ये पॉइंट के, जो फिफ्थ पॉइंट है ना इसके कुछ एक्सेप्शंस है, बेसिकली यहाँ 2 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज अंडर एन ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंडर में एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स ले सकते हो हमसे, एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर के लोग हैं तो उनको बेनिफिट देने के लिए कंपनी उनको एक ऑप्शन देती है कि हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अगर फ्यूचर में हमारा कंपनी का इक्विटी शेयर्स लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो। तो ऐसा कुछ चीज अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप आईपीओ ला सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एम्प्लॉइज का बात हो रहा है, यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है वो ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट एम्प्लॉइज के केस में अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि अगर फुल्ली पेड अप आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, जो ये सिक्योरिटीज है ये सिक्योरिटीज फुल्ली पेड अप है, उस केस में ये आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। भले आपका ये शेयर्स जो है ये पेंडिंग है आज भी,
आपको कन्वर्ट करना है उसको, आप अभी तक कन्वर्ट नहीं किए हो बट वो फुल्ली पेड अप है, तो आप आईपीओ ला सकते हो। सिंपल सी बात है। विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले कन्वर्ट कर दोगे आप ये बोल रहे हो कि फुल्ली पेड हो चुका है बट हम प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम पॉइंट बनाना चाहें तो एंटिटीज ineligible to make IPO एंड हम साथ में इसको देख लेंगे FPO भी, क्योंकि IPO और FPO का दोनों का पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। IPO FPO देखिए, आप अगर चार्ट बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको ये इजी होगा। सबसे पहला आ जाता है, यहाँ पर हम क्या देखे थे, सबसे पहला पॉइंट, अगर इश्यूअर, प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप या सेलिंग शेयर होल्डर्स आर डिबार्ड, इश्यूअर, प्रोमोटर, प्रोमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर डिबार्ड हो गए हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर प्रोमोटर या डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी प्रोमोटर या डायरेक्टर है एंड ये कंपनी डिबार्ड है। सिंपल। थर्ड, विलफुल डिफॉल्टर। फोर्थ, फ्यूजिटिव ऑफेंडर। फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं आईपीओ के केस में। अब एफपीओ के केस में आप जानना चाहेंगे क्या क्या है। देखिए एफपीओ के केस में क्या क्या है। सेम 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 एंड फाइनली फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पर नहीं आता है। मीन्स यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट्स आते हैं एफपीओ के केस में, आईपीओ के केस में 5 पॉइंट्स आते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स है इसमें से 4 पॉइंट्स तो एफपीओ में ऑलमोस्ट पूरा सेम है। फिफ्थ नंबर पॉइंट बस एफपीओ के केस में नहीं आता है, वो आईपीओ के केस में आता है। तो हम एफपीओ का एक बार स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि एफपीओ में कौन कौन सा एंटिटीज इनएलिजिबल है। नोट्स एक बार रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ एफपीओ, एंटिटीज इनएलिजिबल टू मेक एफपीओ, रेगुलेशन 102 बात करता है इसका, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 का। shall not be eligible to make FPO if issuer, promoter, promoter group, director, selling shareholders are debarred from accessing capital market. Same IPO के केस में भी था। If promoter या director of issuer is promoter or director of other company which is debarred from accessing capital market. Same, ये पहला same, second भी same, third if issuer, promoter or director are willful defaulter. Same if promoter, director
is fugitive economic offender, सेम। तो ये जो है आपका ये चार्ट में इनएलिजिबिलिटी पूरा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एंटिटीज कौन कौन एलिजिबल होती हैं आईपीओ एंड एफपीओ के लिए। एंटिटीज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इन कौन कौन एलिजिबल है आईपीओ एंड एफपीओ के लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।